देखो, सबसे पहले हम लैंड यूज क्लासिफिकेशन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये सिर्फ जमीन के टुकड़ों का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन नहीं है, बल्कि ये एक रिफ्लेक्शन है कि ह्यूमन सोसाइटी नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रही है। जब हम लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो हमारा प्राइमरी डेटा सोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं। यहाँ दो टर्म्स में कंफ्यूजन मत रखना। एक है लैंड कवर, जो नेचुरल स्टेट है जैसे फॉरेस्ट या रॉक्स, और दूसरा है लैंड यूज, जो ह्यूमन इंटरवेंशन है जैसे एग्रीकल्चर या हाउसिंग। अब ध्यान दो, नेट सोन एरिया या एनएसए वो फिजिकल जमीन है जहां एक्चुअली खेती होती है। लेकिन खेती हमेशा कंटिन्यूस नहीं हो सकती। सॉइल को रेस्ट चाहिए होता है फर्टिलिटी रिगेन करने के लिए। यहां कॉन्सेप्ट आता है फैलो लैंड का। अगर जमीन को 1 साल या उससे कम के लिए खाली छोड़ा, तो वो करंट फैलो है। ये डेलिब्रेट स्ट्रैटेजिक पॉज है फार्मर का। लेकिन अगर ये गैप 1 से 5 साल तक खिंच गया, तो वो फैलो अदर देन करंट बन जाता है। इसका मतलब शायद फार्मर के पास रिसोर्सेज की कमी है या पानी नहीं है। अगर 5 साल से ज्यादा जमीन खाली पड़ी है, तो उसे हम कल्टिवेबल वेस्टलैंड कहते हैं। नोट करो, इसमें कल्टिवेबल वर्ड लगा है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट यूज करके इसे वापस खेती लायक बनाया जा सकता है। ये परमानेंट वेस्ट नहीं है। नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन, रोड्स और इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो रही हैं। इसका डायरेक्ट कंपटीशन एग्रीकल्चर लैंड के साथ होता है। दूसरी तरफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज या सीपीआर जैसे विलेज पास्चर्स लाइवस्टॉक के लिए क्रिटिकल है, पर ये श्रिंक हो रहे हैं क्योंकि एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है। स्लाइड के राइट साइड में टेम्पोरल चेंज देखो। फॉरेस्ट कवर इंक्रीज दिख रहा है, लेकिन ध्यान रहे ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का डेटा है। जरूरी नहीं कि एक्चुअल डेंस फॉरेस्ट बढ़ा हो। एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस जमीन को फॉरेस्ट नोटिफाई कर दिया, वो काउंट हो जाता है। वहीं बैरन और वेस्टलैंड कम हो रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है कि हम वेस्टलैंड रेक्लेमेशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो लैंड यूज डेटा सिर्फ स्टेटिस्टिक्स नहीं, बल्कि एक चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप की कहानी है। अब हम फोकस शिफ्ट करते हैं लैंड डिग्रेडेशन पर। यह टॉपिक क्रिटिकल है क्योंकि इंडिया की एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, और अगर जमीन की क्वालिटी गिर रही है तो फूड सिक्योरिटी रिस्क में है। डिग्रेडेशन का सिंपल मतलब है जमीन की बायोलॉजिकल पोटेंशियल का लॉस होना। जब हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं तो उसका मतलब रेत का फैलना नहीं है, बल्कि एरिड और सेमी एरिड एरियाज में जमीन का बिल्कुल बंजर हो जाना है, जहां प्रोडक्टिविटी जीरो की तरफ चली जाती है। मैप में देखो, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग एजेंट्स एक्टिव हैं। ज्योग्राफी में कॉजल एनालिसिस बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा कल्प्रिट वाटर इरोजन है। ये ह्यूमिड एरियाज में होता है। इसमें दो टाइप समझो। पहला, शीट इरोजन, जिसमें ऊपर की उपजाऊ मिट्टी टॉप सॉइल की एक पतली लेयर पानी के साथ बह जाती है। ये किसान को तुरंत दिखता नहीं, इसलिए ये डेंजरस साइलेंट किलर है। दूसरा है गली इरोजन, जैसा चंबल रवीन्स में दिखता है, जहां पानी जमीन को काट कर गहरी खाई बना देता है, मेकिंग लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन। वेस्ट इंडिया, राजस्थान में विंड इरोजन डोमिनेंट है क्योंकि वहां सॉइल पार्टिकल्स लूज हैं और हवा की स्पीड तेज है। अब एक कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस समझो, सैलिनाइजेशन और अल्कलिनिटी। पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फार्मर्स ने एक्सेसिव इरिगेशन शुरू किया। जब आप जमीन पर जरूरत से ज्यादा पानी छोड़ते हैं, तो वाटर टेबल ऊपर आ जाता है। इससे कैपिलरी एक्शन ट्रिगर होता है, बिल्कुल वैसे जैसे दिया लैंप तेल को ऊपर खींचता है। पानी के साथ जमीन के नीचे के सॉल्ट्स यानी नमक ऊपर आते हैं। पानी तो इवेपोरेट हो जाता है धूप से, लेकिन सॉल्ट जमीन की सतह पर एक सफेद परत बना देता है। ये क्रस्ट सॉइल के पोर्स ब्लॉक कर देता है, रूट्स को सांस लेने नहीं देता, और जमीन रिक्लेम करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही वाटर लॉगिंग सॉइल के रूट जोन को सैचुरेट कर देता है, ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है और पौधा मर जाता है। ये एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन मेड डिजास्टर्स हैं, जो डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग से एक्सेलरेट हो रहे हैं। क्लियर है कनेक्शन? डिग्रेडेशन समझ लिया। अब सॉल्यूशन पर आते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट। इसको रटना नहीं है, लॉजिक पकड़ो। वाटरशेड का मतलब है एक ड्रेनेज बेसिन, वो पूरा एरिया जहां का पानी बहकर एक सिंगल पॉइंट पर मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जैसे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट पॉलिटिकल होती हैं, लेकिन पानी ग्रेविटी और ज्योग्राफी फॉलो करता है। इसलिए डेवलपमेंट का यूनिट वाटरशेड होना चाहिए, ना कि विलेज या ब्लॉक। इसका कोर मंत्र है रिज टू वैली अप्रोच, मतलब पहाड़ की चोटी रिज से शुरू करो और घाटी वैली तक आओ।
अगर आपने ऊपर पानी नहीं रोका तो वो नीचे आकर तबाही मचाएगा। हमें 3 चीजें करनी हैं। रन ऑफ कंट्रोल, पानी के बहाव को रोको, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पानी को जमीन में उतारो, और सॉइल रिटेंशन, मिट्टी को बहने से बचाओ। इसके लिए फिजिकल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। कंटूर बंडिंग देखो, पहाड़ी ढलान पर सेम हाइट कंटूर पर मिट्टी की दीवार बंस बना दी जाती है। इससे पानी का वेलोसिटी चेक होता है और उसे जमीन में रिसने यानी इनफिल्ट्रेट करने का टाइम मिलता है। दूसरा है टेरेसिंग, जहां हम ढलान को सीढ़ियों या स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं। इससे स्लोप की लेंथ टूट जाती है और इरोजन कम होता है। ड्राई एरियाज में शेल्टर बेल्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। हवा की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ट्रीज की लाइंस लगाई जाती हैं। ये ट्रीज विंड ब्रेकर्स का काम करते हैं। हवा की स्पीड कम करते हैं ताकि वो मिट्टी उड़ाव ना ले जाए और मॉइस्चर बना रहे। मल्चिंग एक सिंपल टेक्निक है। सॉइल को ऑर्गेनिक मैटर जैसे सूखे पत्ते या घास से ढक देना। सोचो जरा, अगर जमीन ढकी होगी तो धूप सीधे मिट्टी पर नहीं पड़ेगी, तो इवैपोरेशन कम होगा। प्रोग्राम्स जैसे हरियाली सेंट्रल गवर्नमेंट और नीरू मीरू आंध्र प्रदेश इसी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मॉडल पर बेस्ड हैं। पानी वहीं रोको जहां वो गिरता है। यही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का फ्यूचर है। अब हम टेक्नोलॉजिकल से इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पर शिफ्ट करते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा बीज ले आओ, अगर किसान के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है तो वो इन्वेस्ट क्यों करेगा? इसलिए लैंड रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चरल बेस है। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला काम था इंटरमीडियरीज यानी जमींदार जागीरदार्स को हटाना। ये लोग स्टेट और किसान के बीच में पैरासाइट्स की तरह थे। इन्हें हटाने से टिलर यानी खेती करने वाले का डायरेक्ट कांटेक्ट स्टेट से हुआ और उसे इंसेंटिव मिला प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। लेकिन एक नई समस्या आई, फ्रैगमेंटेशन। भारत में इनहेरिटेंस लॉज ऐसे हैं कि हर जनरेशन में जमीन बढ़ती जाती है। रिजल्ट, खेत इतने छोटे हो गए कि उन पर ट्रैक्टर चलाना या ट्यूबवेल लगाना अनइकोनॉमिक हो गया। इसका सल्यूशन है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स या चकबंदी। इसमें किसान के अलग अलग जगह बिखरे हुए छोटे प्लॉट्स को लेकर उसे एक बड़ा कॉम्पैक्ट प्लॉट दे दिया जाता है। डायग्राम में देखो, पहले स्कैटर्ड था, अब सॉलिड ब्लॉक है। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है और बाउंड्रीज पर वेस्ट होने वाली जमीन बचती है। लेकिन रिफॉर्म्स में लूप होल्स भी थे। लैंड सीलिंग एक्ट्स लाए गए ताकि एक लिमिट से ज्यादा जमीन किसी के पास ना हो और सरप्लस जमीन लैंडलेस लेबरर्स को दी जाए। पर बड़े लैंडलॉर्ड्स ने बेनामी ट्रांसफर्स यानी दूसरों के नाम पर फर्जी ट्रांसफर करके इसे इवेड कर लिया। आज का फेज है डिजिटाइजेशन यानी DILRMP। हम लैंड रिकॉर्ड्स यानी ROR को स्पेशियल मैप्स यानी सैटेलाइट इमेजरी से इंटीग्रेट कर रहे हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, लिटिगेशन कम होगा और किसान को बैंक से लोन लेने में आसानी होगी। बिना क्लियर टाइटल्स के एग्रीकल्चर मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं बन सकता। समझ आया लिंकेज? इंस्टीट्यूशनल बेस तो सेट हो गया। अब बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, जो एक्चुअल गेम चेंजर था। इसका कोर था हाई यील्डिंग वैरायटीज HYVs। ध्यान देना, ये नॉर्मल सीड्स नहीं थे। व्हीट, नॉर्मन बॉरलॉग और राइस की वैरायटीज ड्वार्फ यानी बॉनी थी। क्यों? क्योंकि अगर प्लांट लंबा होता और उस पर भारी दाने लगते तो वो गिर जाता, लॉजिंग। ड्वार्फ प्लांट स्ट्रॉन्ग होता है और फर्टिलाइजर का मैक्सिमम यूज ग्रेन प्रोडक्शन में करता है, ना कि स्टेम बढ़ाने में। इनकी दूसरी क्वालिटी थी शॉर्ट मैच्योरिटी। ये जल्दी पक जाते हैं। इसने फार्मर्स को अलाउ किया कि वो एक साल में 2 फसल यानी डबल क्रॉपिंग ले सकें। लेकिन HYVs हाई मेंटेनेंस है। इन्हें भारी मात्रा में पानी और केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए। यहाँ एक बड़ी गलती हुई। आइडियल NPK रेशियो 4:2:1 होना चाहिए, लेकिन इंडिया में खासकर पंजाब हरियाणा में फार्मर्स ने यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग किया क्योंकि वो सस्ता था। आज रेशियो हेविली स्क्यूड है, नाइट्रोजन बायस्ड है। इसका कॉन्सिक्वेंस, सॉइल टॉक्सिसिटी बढ़ गई और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक और आयरन की कमी हो गई। हमने प्रोडक्शन तो बढ़ाया पर सॉइल हेल्थ सैक्रिफाइस कर दी। तीसरा पिलर है फार्म मैकेनाइजेशन, बैलगाड़ी से ट्रैक्टर तक का सफर। मशीन से टाइमलीनेस आती है। आप बारिश से पहले जल्दी खेती कर सकते हैं और ड्रजरी यानी मेहनत कम होती है। लेकिन मैप देखो, मैकेनाइजेशन पूरे इंडिया में सेम नहीं है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट हाईली मैकेनाइज्ड है, जबकि नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया पीछे रह गए।
ये रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट करता है। डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं हुआ और आज हम इसी इम्बैलेंस को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एवरग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू। अब हम एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक पर आते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, ये यूपीएससी के लिए फेवरेट है। लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है। हम इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया खींचकर बढ़ा नहीं कर सकते। तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं? जवाब है टाइम। एक ही जमीन को साल में बार बार यूज करना। फॉर्मूला देखो, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया GCA डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया NSA। मान लो आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, NSA = 1। आपने खारिफ में राइस लगाया, रबी में वीट लगाया और ज़ैद में वाटरमेलन लगाया। फिजिकल जमीन तो 1 हेक्टेयर ही रही, लेकिन प्रोडक्टिव एरिया यानी GCA 3 हेक्टेयर हो गया। तो इंटेंसिटी हुई 300%। बेसिकली ये एफिशिएंसी मेजर करता है कि हम जमीन को कितना स्वेट करवा रहे हैं। लेकिन ये इंटेंसिटी हवा में नहीं बढ़ती। इसका प्राइमरी डिटर्मिनेंट है इरिगेशन। बिना अश्योर्ड इरिगेशन के आप मॉनसून के बाद यानी रबी और ज़ैद में खेती नहीं कर सकते। स्कैटर प्लॉट देखो, एक डायरेक्ट लीनियर कोरिलेशन है। जैसी जैसी इरिगेशन बढ़ती है यानी एक्स एक्सिस पर, वैसे वैसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ती है यानी वाई एक्सिस पर। पंजाब और हरियाणा में इंटेंसिटी 150 to 180% है, क्योंकि वहां 98% इरिगेशन है। वहीं राजस्थान और डेक्कन प्लेटो के ड्राई लैंड्स में इंटेंसिटी लो यानी 120% है, क्योंकि वो बारिश पर निर्भर है। एक फसल के बाद जमीन सूखी पड़ी रहती है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? फूड सिक्योरिटी। सिंस NSA एक्सपैंड नहीं हो सकता, अर्बनाइजेशन का प्रेशर है। फ्यूचर फूड प्रोडक्शन सिर्फ क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाकर ही आएगा। इसलिए हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स और इरिगेशन एक्सपेंशन पर इतना जोर दे रहे हैं। ये सिर्फ खेती नहीं, टाइम मैनेजमेंट का खेल है, राइट? एग्रीकल्चर को क्लाइमेटिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। रेनफॉल के बेसिस पर 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग और वेटलैंड फार्मिंग। इनके बीच की लकीर यानी डिवाइडिंग लाइन है 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। ड्राई लैंड फार्मिंग यानी लेस देन 75 सेंटीमीटर उन एरियाज में होती है जहां मॉइस्चर की हैवी कमी है, जैसे राजस्थान, मराठवाड़ा। यहां खेती का गोल प्रॉफिट से पहले सर्वाइवल होता है। चैलेंज है मॉइस्चर स्ट्रेस। यहाँ फार्मर्स हार्डी क्रॉप्स उगाते हैं जैसे रागी, बाजरा, ग्राम, जो कम पानी में भी जिंदा रह सकें। इनका मेन स्ट्रैटेजी है मॉइस्चर कंजर्वेशन। आप डीप प्लाउइंग करते हैं ताकि बारिश का पानी गहराई तक जाए, और मल्चिंग यूज करते हैं इवेपोरेशन रोकने के लिए। यहाँ एक स्मार्ट टेक्निक यूज होती है, इंटरक्रॉपिंग। डायग्राम देखो, एक रो सीरियल जैसे ज्वार और एक रो लेग्यूम जैसे सोयाबीन की। क्यों? ये एक रिस्क इंश्योरेंस है। अगर बारिश कम हुई और ज्वार फेल हो गया तो शायद कम पानी वाला लेग्यूम बच जाए। प्लस लेग्यूम्स हवा से नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल को एनरिच करते हैं। ड्राई लैंड्स क्रिटिकल हैं क्योंकि इंडिया के ऑयल सीड्स और पल्सेस यानी प्रोटीन यहीं से आते हैं। दूसरी तरफ है वेटलैंड फार्मिंग। यहाँ रेनफॉल सफिशिएंट है या इरिगेशन अवेलेबल है, जैसे राइस, जूट, शुगरकेन। यहाँ चैलेंज पानी की कमी नहीं, बल्कि एक्सेस वाटर मैनेजमेंट है, जैसे वाटर लॉगिंग या फ्लड्स। यहाँ सॉइल अलूवियल और क्लेई होती है जो पानी होल्ड कर सके। स्प्लिट स्क्रीन प्रोफाइल में देखो, ड्राई लैंड में रूट्स मॉइस्चर सीकिंग होती हैं, गहरी जाती हैं, जबकि वेट लैंड में पानी ऊपर ही अवेलेबल है। तो स्ट्रैटेजी ज्योग्राफी के हिसाब से बदल जाती है। एक जगह हम पानी बचा रहे हैं, दूसरी जगह हम पानी मैनेज कर रहे हैं। क्लियर हुआ डिफरेंस? लास्ट स्लाइड में हम बात करेंगे रीजनल प्लानिंग की। इंडिया एक सबकॉन्टिनेंट जैसा है। कश्मीर का क्लाइमेट केरला से बिल्कुल अलग है। तो एक सिंगल एग्रीकल्चरल पॉलिसी पूरे देश पर कैसे लागू हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए हमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की जरूरत पड़ती है। 1989 में प्लानिंग कमीशन ने इंडिया को 15 बड़े मैक्रो जोन्स में बांटा। बेसिस क्या था? फिजियोग्राफी यानी जमीन कैसी है, सॉइल यानी मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट यानी टेम्परेचर और रेनफॉल, और वाटर अवेलेबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए जोन 1 वेस्टर्न हिमालयाज है, ठंडा पहाड़ी, और जोन 6 गैंजेटिक प्लेन्स है, उपजाऊ समतल। इस डिवीजन का पर्पस था रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करना और रिसोर्सेज को सही ढंग से डेवलप करना।
लेकिन 15 जोन्स बहुत बड़े होते हैं। एक जोन के अंदर भी वेरिएशंस हो सकती हैं। इसलिए ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने नार्प यानी नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट के अंडर इसे और रिफाइन किया और 127 माइक्रो जोन्स बनाए। ये हायरार्की समझना जरूरी है। प्लानिंग कमीशन माइक्रो लेवल पर पॉलिसी बनाता है यानी रिसोर्स एलोकेशन, और ICAR माइक्रो लेवल पर रिसर्च करता है यानी कौन सा क्रॉप स्पेसिफिक बीज कहाँ लगाना है। डायग्राम देखो पिरामिड का। बॉटम पर लोकल फार्मर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स ऊपर जाती हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस यानी मिडिल लेयर सोल्यूशन बनाते हैं, जो टॉप लेयर यानी प्लानिंग कमीशन की पॉलिसीज से सपोर्ट होता है। जैसे ट्रांस गैंजेटिक प्लेन्स यानी जोन 6 को फर्दर सब डिवाइड किया गया दिल्ली, करनाल, लुधियाना माइक्रो रीजन्स में। इस लेवल की ग्रैन्युलैरिटी से हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और लोकेशन स्पेसिफिक रिसर्च कर पाते हैं। बिना इस जोनिंग के हम सही जगह सही फसल नहीं उगा पाएंगे और रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। प्लानिंग का ये साइंटिफिक अप्रोच ही मॉडर्न एग्रीकल्चर का बैकबोन है। बस यही है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का लॉजिक।